पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के बीच तनाव में कमी। चीन की सेना और वाहन गलवान घाटी पर झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटने की खबर। गलवान घाटी के पास चीन के सैनिकों की संख्या में देखी गई कमी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर निशाना। रविशंकर का दावा, चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए की फंडिंग। कांग्रेस से पूछा सवाल, इस डोनेशन के लिए क्या सरकार से ली गई थी मंजूरी? आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर बीजेपी का कांग्रेस पर चौतरफा हमला। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आपातकाल के दौरान यातनाएं सहने वाले वीरों को किया याद। कहा, ऐसे वीरों का त्याग देश कभी नहीं भूलेगा। गृहमंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस साल के लिए 1 जुलाई से शुरू होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बोर्ड ने अपने इस फैसले की दी जानकारी। देश में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में करीब 17,000 नए मामले। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 4.73 लाख के पार। अब तक 14,894 लोगों की मौत। नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में बात करेंगे चीन की चालाकी की। एक तरफ चीन भारत के साथ बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ एलएसी पर सैनिक भी बढ़ा रहा है। एक तरफ चीन कह रहा है कि वो गलवान घाटी से पीछे हटेगा, वहीं दूसरी तरफ पैंगोंग में तनाव बढ़ाने में लगा हुआ है। एलएसी पर चीन की कैसी तैनाती है, सैटेलाइट तस्वीरों में इसका खुलासा भी हुआ है। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि चीन पर विश्वास करना मुश्किल है। चीन की नजर भारत की जमीन पर है, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसी का नतीजा है कि गलवान घाटी में भारतीय सेना पर हमला किया गया। चीन अपनी विस्तारवादी नीति से बाज आने को तैयार नहीं है। क्या चीन भरोसे के लायक है? क्या चीन की कथनी और करनी में अंतर है? क्या चीनी सेना भारत को डराने के लिए सीमा पर तनाव बढ़ाने में लगी हुई है? क्या भारत को चीन से चौकन्ना रहना चाहिए? इन तमाम सवालों के आज जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत चीन के रिश्तों में काफी तल्खी है। बॉर्डर पर सेना की तैनाती बढ़ गई है। इस बीच चीन है कि लगातार दगाबाजी कर रहा है और हर रोज एक नई चाल के साथ सामने आ रहा है। चीन की मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी है। हर रोज चीन झूठ बोलता है। भारत के साथ कई बार कमांडो स्तर की बात हुई है, सेना के अधिकारियों से बातचीत हुई है, लेकिन हर बार चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और। एलएसी पर चीन ने खुद माहौल को गरमाया है और गरमाया रखना भी चाहता है, लेकिन दुनिया के सामने अपने आप को निर्दोष बताता है। इसीलिए भारत चीन पर कभी भरोसा नहीं करेगा। हर बार चीन भारत के भरोसे को तोड़ता रहता है। हर बार पीठ में पीछे से छुरा घोंपने में लगा रहता है। चीन की सेना कायर की तरह हमारे जवानों पर हमला करती है और दादागिरी भी करती है। चीन के साथ पहले ही पैंगोंग लेक के पास विवाद चल रहा है। इस बीच चीन ने ईस्टर्न लद्दाख में ही एक और मोर्चा खोल रखा है। जिस वक्त दोनों देश की सेनाएं गलवान घाटी में हिंसा के बाद वहां पर मौजूद सेना को वापस भेजने के लिए चर्चा कर रही है, तब चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। ईस्टर्न लद्दाख के पूरी दौलत बेग ओल्डी में चीन लामबंदी कर रहा है। जून महीने में चीनी बेस के पास कैंप और वाहन देखे गए हैं। चीन की ओर से ये बेस 2016 से पहले ही बनाए गए थे। अब इसकी पुष्टि ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में भी हुई है, जो दिखाते हैं कि यहाँ पर शिविर और ट्रैक तैयार है। स्थिति का ऑन द स्पॉट जायजा लेने के लिए हमारे सेना प्रमुख मोर्चे पर हैं। वो सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं और अग्रिम जो चौकियां हैं उनका निरीक्षण भी कर रहे हैं। पैंगोंग लेक का क्षेत्र अभी तनाव का केंद्र बना हुआ है। एलएसी के बाकी इलाकों में हालत भारत के काबू में है। 2 दिन के लद्दाख दौरे में भारत चीन तनाव के संदर्भ में सेना की तैयारियों का जायजा लेकर सेना प्रमुख MM नरवणे दिल्ली पहुंचे। दरअसल 15 जून की रात धोखे से भारतीय जवानों पर वार करने के बाद चीन साजिश रच रहा है, लेकिन भारतीय जवानों के शौर्य के आगे उसके कदम अब ठिठकने लगे हैं। 2 दिन के लद्दाख दौरे में आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने खुद दिखा दिया कि किस तरह देश का सर्वोच्च कमांडर तनाव के ऐसे नाजुक मौकों पर भी फ्रंट पर जाने से नहीं हिचकता। फर्स्ट वीक अप्रैल को हम जहां थे, आज हम वहां से कितनी दूर
कितने पास हैं। हमने अपनी ओर से गलवान पे क्लेम का क्या प्रतिकार किया, और मुझे दुख के साथ करना पड़ रहा है कि रसिया, इंडिया, चाइना वाली जो मीट है, हमने क्यों अब एक तरफ बॉर्डर डिस्प्यूट LAC पे हम सेटल नहीं कर पा रहे। हमने वी हैव लॉस्ट आवर जवान्स टू बार्बरिज्म, मेडिवल बार्बरिज्म, उससे कम कुछ नहीं। तो फिर हम क्या संदेश दे रहे हैं? मैं तो सिर्फ इतना चाहूंगा, फर्स्ट वीक अप्रैल का पोजीशन उस पर एक व्हाइट पेपर आए, क्या हुआ है चाइना के, क्योंकि सिर्फ यही नहीं हो रहा, अलग अलग सेक्टर में हम जो डेवलपमेंट्स देख रहे हैं वो चिंता का विषय है इस देश के लिए। लद्दाख की गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद चीन ने LAC पर पेंगोंग लेक में तनाव का दूसरा मोर्चा खोल दिया है। गलवान के झगड़े के बाद चीनी सैनिकों ने पेंगोंग लेक में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। हालांकि उनके किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए उसी तादाद में भारतीय सैनिक भी मौजूद हैं। राहत की बात यह है कि 15 जून के बाद से कोई टकराव नहीं हुआ है। सामरिक दृष्टि से पेंगोंग लेक काफी महत्वपूर्ण है। ये झील 8 फिंगर्स में विभाजित है। परंपरागत रूप से फिंगर 1 से 4 तक भारत का नियंत्रण रहा है, लेकिन फिंगर 4 से 8 के इलाके को लेकर टकराव है। After the 11-hour meeting between our army chiefs, it was announced the talks were cordial and positive, and both sides agreed to disengage on the line of control. Now, what is happening? Why China should violate the agreement? Chinese government should explain. चीन की नई चालबाजी का सबूत सामने आ गया है। उसकी नजर अब दौलत बेग ओल्डी पर है। जून में चीनी सेना का जमावड़ा यहाँ बढ़ा है। चीन ने यहाँ नए कैंप और वाहनों के लिए ट्रैक बनाए हैं। चीन की नजर काराकोरम दर्रे पर लगी है और इसलिए चीन काराकोरम में घुसपैठ करने में लगा हुआ है। चीन भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक रहा है। पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 पर चीन रुकावट डालने में लगा हुआ है। चीन दौलत बेग ओल्डी और देपसांग सेक्टरों में नया मोर्चा खोल सकता है। ये इलाका दौलत बेग ओल्डी से जुड़ता है, जहाँ भारतीय सेना का कैंप है। चीन का सीधा मकसद दौलत बेग ओल्डी में भारत के लिए मुश्किलें खड़ा करना है। बताया जा रहा है कि चीन LAC के करीब पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 17 और 17A की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ सड़क के जरिए वो भारी वाहन और जवानों का जमावड़ा कर रहा है। फिंगर 4 और इससे जुड़े इलाकों में भी चीन जवानों की तैनाती बढ़ाने में लगा हुआ है। चीन को अपने फायदे के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश करता है और फिर झूठ का सहारा भी लेता है। जिस वक्त मॉस्को में भारत रूस से हथियारों पर बातचीत कर रहा था, उस वक्त चीन प्रोपेगेंडा में जुटा हुआ था। अब सवाल ये है कि क्यों दगेबाज चीन पर भरोसा करना चाहिए? भारत को चीन की हर चाल का जवाब देना चाहिए। क्या भारत को चीन से हमेशा चौकन्ना रहना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल आज हम बात करेंगे भारत और चीन की। चीन की चालाकी दरअसल यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ चीन भारत के साथ बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ LAC पर सैनिक भी बढ़ा रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर सैनिक क्यों बढ़ाए जा रहे हैं और आखिर चीन क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस ओर भारत की तरफ से भी बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं और LAC पर भारत की सेना भी पूरी तरह से तैयार और पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। बहरहाल इस पर तफसील से आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। जितेंद्र कुमार ओझा जी हमारे साथ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ ब्रिगेडियर संदीप थापर जी हैं, जो कि रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड हैं ये भी और डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और अजय कौल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एडिटर हैं APN के। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल इस बात को लेकर है संदीप थापर जी कि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल LAC पर बनी हुई है, जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति फिलहाल बनी हुई है, उसके मद्देनजर चीन की चालाकी देखिए कि एक तरफ बातचीत करने को तैयार तो दूसरी तरफ सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। किस तरह से इसे देखें? देखिए नेहा, मैं शुरू से कह रहा हूं कि चीन ऐसे नहीं आया है। बड़ी सोच समझ के एक रणनीति बना के लार्ज नंबर्स में पूरे सेक्टर में इकट्ठे आना कुछ उसका मुद्दा है। उसने अभी अपने पूरे हाथ खोले नहीं। उसने धीरे धीरे आपको मैं कहूँगा इनिशिएटिव इस टाइम शुरू से ही चाइना के पास था, PLA के पास रहा है। इस सब सेक्टर्स में हम रिएक्ट कर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि हमने अपने डिप्लॉयमेंट उसके हिसाब से मेरा डिप्लॉयमेंट कर ली है, हमारी कोई डिप्लॉयमेंट है, हम तैयार हैं। लेकिन वो गेसिंग गेम अभी भी चल रहा है। अभी क्लियर नहीं है कभी वो फिगर 4 to 8 में
प्रेजेंस दिखाता है वहां हरकत करता है, कभी गलवान में, सबको मालूम है, डेप्सांग प्लेन में, हॉट स्प्रिंग में, तो सारे इलाके में थोड़ी थोड़ी हरकत कर रहा है, डिप्लॉयमेंट उसने हरकत की है। तो ये अभी ये धीरे धीरे खुलेगा, पत्ते जिसे कहते हैं, हाथ खुलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। मीनवाइल हम अपनी तरफ से बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको बातचीत से सुलझाया जाए, और मेरे हिसाब से देर राय दुरुस्त होगा ये बातचीत से ही सुलझाए, क्योंकि इतने बड़े मुल्क हैं, लड़ाई नहीं कर सकते आप। जी ठीक है। विनोद दत्ता जी, क्या वाकई अब वक्त है कि बातचीत से इस मसले को सुलझा लिया जाए, या फिर अब जवाब कड़ा देने का वक्त है? देखिए, जो सबसे बेहतर ऑप्शन या विकल्प जो हमारे पास है वो यही है कि हम डिप्लोमेटिक तौर पे इस समस्या का समाधान करते हैं। दूसरी तरफ हम इशू इंटरनेशनलाइज भी करना चाहिए कि चीन हमेशा की बात जो 6 जून को वार्ता हुई लेफ्टिनेंट की, उससे वो पीछे हट गया और हमने देखा कि 15 जून की रात को क्या हुआ। अभी कल परसों ही हमारी फिर वार्ता हुई है, 11 घंटे वार्ता चली और उसमें ये डिसाइड किया कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को चालू किया जाएगा। फिर उसमें थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, जब उसके ऊपर प्रेशर डाला गया तो डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ। तो हमें डिप्लोमेटिक चैनल्स को खुला रखना चाहिए और वो खुले रहते भी हैं, और मिलिट्री तौर पे हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि चीन कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जिस पे आप भरोसा कर सकें, और इतिहास गवाह है तो वो हमेशा उसने पीछे आपके पीठ में वॉर किया है। और जिस तरह के वेस्टर्न थिएटर कमांड में जनरल जाओ जो है, अगर आप उनका पर्सनालिटी कार्ड पढ़ें तो उसमें यही है कि उनको इस तरह की साजिश, बगावत और इनका बिल्कुल सूत्रधार माना गया है। तो हमें चाहिए कि मिलिट्री सतर्कता, विजिलेंस और जो भी सर्विलेंस है वो हमें बरकरार रखनी चाहिए, डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले रखने चाहिए, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमें ये गुहार लगानी चाहिए और चाइना को एक्सपोज करना चाहिए कि उसकी जो बदनीयत है। अभी आप देखिए, नेपाल को कल तक वो गोद में बिठा के फुसला रहा था, आज उसने उसके 7 डिस्ट्रिक्ट्स में कब्जा कर लिया है। तो ये किसी का सगा नहीं है, और ये जो छोटे छोटे देश हैं इनको समझना चाहिए कि जैसे तिब्बत में भी उसने यही किया कि हम तिब्बत को इम्प्रूव करेंगे, हम उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे अच्छी हुकूमत लाएंगे, और धीरे धीरे उन्होंने उसको कब्जा कर लिया। नेपाल भी इसी तरह अग्रसर हो रहा है, और नेपाल को अब जाग जाना चाहिए और उसको भारत से मदद लेनी चाहिए और भारत की तरफ झुकाव रखना चाहिए, क्योंकि हमारे रिश्ते नेपाल से बहुत गहरे और बड़े अटूट हैं। ठीक है, जिस विस्तारवादी नीति का आप जिक्र कर रहे हैं दत्ता साहब, इसी को मैं और आगे बढ़ाऊंगी। ओझा साहब से मेरा एक सवाल है, सर किस तरह से इसे देखते हैं, क्योंकि चीन की हमेशा से नीति रही है कि विस्तारवादी सोच पर वो चलता है। तिब्बत का उदाहरण दिया अभी दत्ता साहब ने, और ये भी बताया कि किस तरह से नेपाल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, भारत को बार बार आंख दिखाता है। ये विस्तारवादी नीति पर ही चलता है। और क्या लगता है आपको कि आखिर कब तक चीन की ये विस्तारवादी नीति का खामियाजा तमाम पड़ोसी देशों को भुगतना पड़ेगा? देखिए, चीन की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बहुत प्रोफेशनल एक तरीके से हम देखें, और जो विस्तारवादी नीति की ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं वो अभी से नहीं, वो सदियों से चल रही जी। कि सब कुछ होने के बावजूद, मैंने कहा कि कम्युनिज्म आने के बावजूद वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो एक सम्राट की स्थिति में है, और उनके पास बहुत पुराना ब्यूरोक्रेसी का, सबसे पुराना ब्यूरोक्रेसी का ट्रेडिशन जो है वो चीन का है, जिसको उन्होंने और रिफाइन कर लिया है। तो जो देखिए, जो लोग तिब्बत के इंचार्ज हैं, दूसरी जगह देख रहे हैं, तो इसके बड़े निटी ग्रिटी डिटेल्स में है, और ये एक एक्सेप्टेड माइंडसेट है उनका कि नहीं, हमें पढ़ना ही है। जैसे 2-3 महीने पहले मैंने अपने ब्लॉग में लिखा था, उसके बाद मैं देख रहा हूँ बहुत जगह जिक्र हो रहा है कैसे उन्होंने तिब्बत को कैप्चर किया। तिब्बत जो है, तिब्बत की लिपि देवनागरी है और उसका हमसे लेना देना है। जो जिनजियांग है वो ईस्टर्न तुर्किस्तान, किसी समय वो सिविलाइजेशन एक काश्मीर में हिंदुस्तानी बोली जाती थी जी। तो देखिए, दिक्कत ये हुई है कि हम जो है इनवर्ड लुकिंग, हिंदुस्तान का हमेशा से इनवर्ड लुकिंग अप्रोच रहा है।
देखिए चुशूल की जो संधि है वही संधि होनी चाहिए थी जो हमारे और उनके बॉर्डर के बीच में जो संधि थी। उनका 1928 का जो पीकिंग का यूनिवर्सिटी का नक्शा है वो कह रहा है कि पूरा अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। देखिए हम अगर नहीं देखेंगे उनको तो दिक्कत उस वजह से हुई है, लेकिन बहुत ही फख्र होता है हम लोगों को इस बात पे कि जो भारत की डिफेंस फोर्सेज है तो दुनिया की सबसे प्रोफेशनल और सबसे डिसिप्लिन डिफेंस फोर्स है अपने हिसाब से, तो वो हमारे पास एक स्ट्रेंथ है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखिए हमें अपने घर के भीतर देखने के बजाय अपने घर के भीतर के इसको देख के आगे जाने की जरूरत है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए एक तरीके से उन्होंने लैंड पे डोमिनेशन की पूरी 2021 तक उनका ग्लोबल डोमिनेशन का एक स्ट्रेटेजी उन्होंने बना रखी थी। आप देखिए कि कैसे लैंड पे वो डोमिनेट कर रहे हैं, तिब्बत वगैरह में तो आके कंसोलिडेट किया, और दूसरी तरफ जो साइबेरिया है उस तरफ के कुछ एरिया को उन्होंने इनडायरेक्टली टेक ओवर कर लिया है। अफ्रीका में गए हैं, सी पे डोमिनेशन की और एयर पे डोमिनेशन की। जो मिलिट्री स्ट्रेटेजीज या थियरीज हम लोग पढ़ते हैं, ब्रिगेडियर साहब भी पढ़े होंगे, अल्फ्रेड फेयर महान या अल्फ्रेड मैकिंडर, उस हिसाब से देखें तो लैंड और सी दोनों को डोमिनेट कर रहे हैं, एयर को भी डोमिनेट कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो लिया है, क्या है वो कि ड्यूअल यूज है कि कमर्शियली भी उसको करेंगे और मिलिटरीली भी करेंगे। और क्या होता है कि जो रिसोर्सेज चाहिए एक एक्सपैंडिंग पावर के लिए, एक स्ट्रेटेजिक एजेंडा के लिए, वो भी जनरेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में भी हैं। तो देखिए वो जो है एकदम ही क्लियर एजेंडा पे है कि पूरी दुनिया को डोमिनेट करना चाहते हैं। एकमात्र उनका मुकाबला अमेरिका से और किसी से है नहीं, और हमारे और उनके बीच में जो एसिमेट्री बढ़ गई है उस वजह से उनके पास है। लेकिन ये बात नहीं है कि उन्हीं के पास सारे एडवांटेजेस हैं। मैं कहूंगा चीन का सर डोमिनेटिंग नेचर है। एक सेकंड में कंप्लीट कर लेने, गुहार लगाने की बात नहीं है। हमारे पास भी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है, टैक्टिकली हमें उन ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी बहुत मजबूत स्ट्रेटेजी और अप्रोच होना चाहिए, और वो अप्रोच आउटवर्ड लेकिन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अजय कौल जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी ओझा साहब कर रहे थे कि चीन का डोमिनेटिंग नेचर है, वो तमाम पड़ोसी देशों को दबा के रखना चाहता है, लेकिन भारत को जब जब वो आंख दिखाता है उसको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाता है। लेकिन ऐसे में आखिर ये जो पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल की ही अगर हम बात करें, वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश, बावजूद इसके नेपाल की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्यों? आखिर क्यों चीन के खिलाफ कुछ भी बोलने से डरता है तमाम और देश? देखो क्या है कि कई सालों से चाइना का एक इम्प्रेशन हो गया है, दे आर कन्विंस्ड देमसेल्व्स कि वो एक पावर है। दे आर द ओनली पावर नाउ आफ्टर सोवियत यूनियन का खत्म होने के बाद, दे आर द ओनली सेकंड पावर अल्टरनेट टू अमेरिका। तो अपने आप को जो अगर आप मिलिट्री एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर उनके ट्रैक करें ओवर द लास्ट डिकेड और सो, तो उनका ट्रैक ही यही है कि दे वांट टू डोमिनेट एंड दे वांट टू एक्सपैंड। उन्होंने जिबूती में दे आर द ओनली कंट्री एक्सेप्ट बिसाइड्स यूएसए एंड मे बी फ्रांस हु हैव सेट अप, जिन्होंने जिबूती में एक बेस, अपना मिलिट्री बेस खड़ा किया ऑल द फार अवे वहाँ पे। सो ये उनके एक्सपेंशनिस्ट जो डिज़ाइंस है वो दिखाता है। जो लद्दाख का है, हम इसको लिमिटेड लद्दाख में ना देखें, बिकॉज उनका आप देखो टेरिटोरियल क्लेम्स, उनकी जो डिस्प्यूट्स है वो जापान के साथ है। अभी मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि ताइवान में उन्होंने कई बार, इनफैक्ट जून के महीने में ताइवान की जो एयर टेरिटरी है उस एरिया में 8 फ्लाइट्स, मिलिट्री फ्लाइट्स हुई है। दे आर ऑल साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। और उनका डोंगसा एक आइलैंड है जिसको रिपोर्ट्स है कि अगस्त में चाइना PLA विल एक एक्सरसाइज करेगा, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको उसको टेक ओवर करेगा। खैर ताइवान इज टेकिंग सिक्योरिटी मेजर्स वो कर रहे हैं। तो ये नेपाल की लैंड हड़पना, इंडिया को, अब इंडिया के साथ क्या है कि इंडिया को कंटेन करने का चाइना का बहुत सालों से ये रहा स्ट्रैटेजी, क्योंकि उधर अमेरिका हैज़ बीन सेइंग कि इंडिया इज़ द ओनली पावर जो एशिया में डेमोक्रेटिक पावर है, लिबरल इकॉनमी है, जो विच कैन बी एन अल्टरनेट पावर इन एशिया। तो चाइना को ये पसंद नहीं है, तो चाइना हैज़ बीन ट्राइंग टू कंटेन इंडिया, इसलिए सराउंड कर रहे हैं वाले छोटे छोटे ये। बट अब इशू है कि अब लद्दाख का, जब हम आएंगे अब लद्दाख पे क्या है। सो कई लोगों का ये मानना है कि इट इज़ नॉट, जो लद्दाख में गलवान वैली है, ये इट इज़ नॉट ओनली कि ये लैंड के बारे में है, इट इज़ ऑल्सो समहाउ लिंक टू CPEC। तो मैं ये सवाल अपने एक्सपर्ट्स को थ्रो करता हूँ, मे बी स्टार्ट विद ब्रिगेडियर थापर। तो क्या ये गलवान जो ब्रिगेडियर थापर जो इंसिडेंट है, जो
लैंड ग्रैबिंग का हम बोल दें, इज इट जस्ट लैंड ग्रैबिंग और इज इट कि कई लोगों का मानना है कि ये CPSE जो BRI का प्रोजेक्ट है उनको जो काराकोरम वैली से होके जाता है पाकिस्तान, इट इज बिकॉज ऑफ दैट, इज पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी ऑल्सो। आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, आपने बड़ी अच्छी तरह समराइज किया कि क्यों चाइना कर रहा है जो कर रहा है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है थोड़ा। मेरी अभी आवाज आ रही है मेरी? जी अब ठीक है। चाइना क्यों कर रहा है जो कर रहा है? क्या ये कोरोना का वर्ल्ड प्रेशर है, या हांगकांग का है, अमेरिका का है, या इंडिया की राइजिंग स्ट्रेंथ है, या शी जिनपिंग का रिस्टोर दी ओरिजिनल ग्लोरी ऑफ चाइना है? क्या फैक्टर है? एक फैक्टर मैं समझता हूं, इनके अलावा भी जो मेजर फैक्टर है, जो हमारी बॉर्डर रोड डेवलपमेंट हुई है, चाइना इज वेरी सेंसिटिव, जो उसकी पाकिस्तान से सी पैक जो बन रहा है, और उसका जो वेस्टर्न हाईवे अक्साई चीन में कर रहा है। अब जो हम रोड्स बनाई हैं हमने, इससे हम अगर चाहें तो उसको टारगेट कर सकते हैं, ये चाइना सोचता है। वैसे हमारे विचार में शायद ना हो। दूसरा, हमारे पॉलिटिशियंस कई बार ऐसी अनाउंसमेंट्स कर देते हैं डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, लेकिन वो उसका बुरा असर इंटरनेशनल फोरम में पड़ता है, जैसे कि गिलगित बाल्टिस्तान हम ले लेंगे, POK हम ले लेंगे। अब चाइना इसको देखता है कि उसकी रोड सीपैक उसके थ्रू जा रही है, तो वो समझता है कि हम चाहे हमारी काबिलियत हो या हम ले रहे हो या अटैक कर रहे हो, नहीं, ही फील्स वल्नरेबल। तो इसीलिए वो उस इलाके में अपनी डेप्थ को शायद थोड़ा सा बढ़ाना चाहता है, ताकि हम चाहे भी तो उसके नेशनल हाईवे 219 को टारगेट ना कर सके, वेस्ट हाईवे को, या उसके सीपैक प्रोजेक्ट को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। जी, ब्रिगेडियर दत्ता से पूछ लेते हैं। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बोला अभी कि जो हमारे यहाँ जो आवाज़ें आती है कि PO को कैप्चर करना है, ये करना है, वो करना है, कहाँ तक सही है ये ऐसी जो जिंगोइज्म हम कहेंगे? मैं देखिए ब्रिगेडियर संदीप से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, एक पॉलिटिशियन और एक स्टेट्समैन में क्या फर्क होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि इलेक्शन गेम्स के लिए या इलेक्शन गिमिक्स के लिए कई पॉलिटिशियंस इस तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं कि साहब हम परसों वहां पे ये वाला हिस्सा ले लेंगे, कल हम ये ले लेंगे, परसों हम PO को ले लेंगे। एक जो स्टेटमेंट होता है, उसकी जो रणनीति है या उसकी जो नीतियां हैं, वो क्लोज क्वार्टर्स में डिसाइड की जाती हैं। उसमें कई फैक्टर्स शामिल होते हैं जो नेशनल पावर से निकलते हैं। जो आपका जो नेशनल विजन है, दे हैव टू बी कल्ड आउट फ्रॉम दैट। इस तरह के कई बार लूज स्टेटमेंट्स क्या होता है कि किसी दूसरी कंट्री में दे गेट इंटरप्रेटेड इन ए डिफरेंट वे। और शायद एक यह कारण भी है कि चाइना ने थोड़ा फॉरवर्ड पोस्चर रखा है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जिस तरह का उसका फैलाव अब देप्सांग बल्ज की तरफ हो रहा है, ये एक बड़ा हाई वैल्यू टारगेट है। कोई भी नेशन जब अपने टारगेट फिक्सेशन या टारगेट असेसमेंट करता है, तो उसके अंदर कुछ स्ट्रेटेजिक वैल्यू टारगेट्स होते हैं, कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं, और कुछ इमीडिएट टैक्टिकल गेम्स के लिए होते हैं। तो ये जो सारा एरिया है, इट्स ए वेरी स्ट्रेटेजिक वैल्यू, हाई वैल्यू टारगेट। और वो चीन ये चाहता है कि जिस तरह से काराकोरम हाईवे पे वो अपना वर्चस्व जमा कर सके, और वो ये चाहता है कि भाई अगर उसका यहाँ पकड़ मजबूत हो जाती है तो वो सियाचिन को भी थ्रेट पहुंचा सकता है। और अगर सियाचिन पे कोई इस तरह की नजर डालेगा तो पाकिस्तान उसका समर्थन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच में सियाचिन की जो लोकेशन है वो बड़ी अहम है। और पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की है कि सियाचिन पे उसने हमला किया है, लेकिन वो हमेशा नाकाम रहा है। तो इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो सामरिक लोकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत किसी भी कीमत पे 1 इंच जमीन यहाँ चीन को नहीं देगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बड़े दूरगामी
और बड़े दुर्गम होंगे और बड़े दे मे नॉट बी पैलेटेबल फॉर इंडिया। ओझा साहब से पूछ लूंगा मैं। ओझा साहब, जैसे ये ब्रिगेडियर साहब ने भी बोला है कि ऐसे स्टेटमेंट्स, मतलब जिंगोइज्म, जो मैं मानता हूँ जिंगोइज्म है कि होने नहीं चाहिए, बट एक माइंड गेम्स जो होती हैं वो तो हमेशा होती है हर कंट्री में। इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखिए गलवान के उसमें कॉन्टेक्स्ट में, तो एक ग्लोबल टाइम्स है जो पब्लिकेशन है चाइना की, उसमें ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आती है मतलब कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, इट्स वेरी वीक एंड ऑल। मतलब ग्लोबल टाइम्स तो वो चाइनीज़ ही एक्चुअली गवर्नमेंट का ही पब्लिकेशन है। सो उनके थ्रू वो कुछ ना कुछ माइंड गेम्स खेलते हैं। तो आप क्या ऐसा मानते हैं? हाउ डू यू सी दिस गेम, माइंड गेम्स? 100% देखिए, आज के वॉरफेयर में माइंड गेम जो है, जो हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है, उसमें माइंड गेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द इंटायर वॉरफेयर स्ट्रेटजी। तो वो उनका माइंड गेम का हिस्सा है। लेकिन जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि स्टेट्समैन और इनके बीच जो फर्क है, दैट पॉलिटिशियन थिंक फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, या सिर्फ ह्यूमन क्लास से 19वीं शताब्दी के अमेरिकन थियोलॉजी उनका ये है, एंड स्टेट्समैन थिंक फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। वो हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है, एक फैक्टर नहीं है। हो सकता है कि एक कोई ट्रिगर पॉइंट रहा हो, लेकिन ट्रिगर पॉइंट के अलावा मेरा मानना है कि चाइना की एकदम टोटल स्ट्रेटजी है। उन्होंने कैलकुलेट किया कि ओके, दिस इज द टाइम टू गो अबाउट इट। जैसे दूसरे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि प्रेशर बन रहा था उनके ऊपर, जो कोविड की वजह से अनकन्फर्म रिपोर्ट कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों की मौत हुई है। दिस इज नॉट रियली नोन, कहीं ये नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया में उनके खिलाफ एलिगेशन हो रहा है। और जैसे जैसे 2021 आ रहा है, आप देखें कि सारी जगह उसकी रेजिस्टेंस बढ़ते जा रही है। और उसकी एक और वजह है कि मैं हमेशा से मानता हूं कि देखिए, जहां पर भी ये अथॉरिटेरियन और फेक रिजीम्स होती हैं, उनको रियलिटी नहीं पता चलती, उनको फीडबैक पता नहीं चलता है। और चाइना में बड़ा यूनिक है, फिक्सेटेड है जो उनके नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। तो सीपीएससी की जो बात आपने कही, डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर्स। और ये जो है उससे थ्रेटन होता है कि हमारी जो लोकेशन है उससे वो सीपीएससी को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। बट आई बिलीव कि चाइना की एक बड़ी कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी है, ट्रिगर पॉइंट जो भी हो, लेकिन वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करने के लिए, दे वांट टू कंट्रोल द होल वर्ल्ड। उसकी जो इंटरनल साइकी भी है कि हान सिविलाइजेशन की सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली सुपीरियोरिटी बट सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। तो हम तो उनके दिमाग में घुस के अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए, ट्रिगर पॉइंट कहीं से भी निकल सकता है। जब भी उनमें डिस्कम्फर्ट होगा, जब भी रजीम को इनसिक्योरिटी होगी, जब भी रजीम को लेजिटिमेसी क्राइसिस होगी, ये डरपोक लोग ही एग्रेशन पे जाते हैं कि इंटरनली दिक्कत है तो बाहर के एग्रेशन पे जाइए, सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ योर इंटरनल डिसिडेंट। अच्छा ब्रिगेडियर थापर साहब, मैं आप ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी ये वी आर इन अ वेरी टेंस स्टैंड ऑफ विद चाइना, उसके बीच में हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप इज गिविंग, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री जो लीडरशिप है, कंट्राडिक्टरी वॉइसेस आती है। समबडी सेज कि कोई इंट्रूजन है ही नहीं, somebody says कि हमने उनको धकेल दिया बाहर, एंड देन सम रिपोर्ट्स कम कि वो तो 2.5 किलोमीटर पीछे चले गए। फिर जब 2.5 किलोमीटर पीछे चले गए, फिर अगेन एंगेजमेंट होना चाहिए। फिर अगेन 10 दिन के बाद आता है कि फिर टॉक्स हुए तो 1 किलोमीटर पीछे चले गए। तो हाउ डू यू सी दीज कंट्राडिक्टरी एंड कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स? इसमें सब गलती आप मीडिया की है। आप लोग प्रेशर डालते हैं तो कोई ना कोई कुछ बोलता है। मेरे हिसाब से आपने देखा होगा, राजनाथ सिंह या होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट नहीं की है। वो राजनाथ सिंह ने एक आध कोई नॉर्मल ब्रॉड स्टेटमेंट दी है। आर्मी चीफ ने भी स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि चीनी सेना घुसी ही नहीं, चीनी सेना भारतीय सीमा में घुसी ही नहीं। बड़ी ब्रॉड स्टेटमेंट दी है। देखिए, नहीं, ब्रिगेडियर साहब, लेट मी ऐड टू व्हाट नेहा सेड। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई घुसपैठ हुई नहीं और वहां पे किसी ने कोई कब्जा नहीं किया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बात करते हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना से, वो बोलते हैं भाई तुम हमारे यहाँ घुस आए हो तो यू गेट आउट। राजनाथ सिंह जी भी कह रहे हैं कि घुसपैठ वो परसेप्शन का डिफरेंस है, तो वहाँ पे आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, नहीं कभी कभी। सो हाउ डू यू सी दी, हाउ डू यू मैरी दीज स्टेटमेंट्स? तो हम तो पॉलिटिकल, टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहे हैं। आई सी दिस वे के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ और जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है और जो सीसीएस है, उनका एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमें उन पर बिलीव करना चाहिए कि वो
अब मे बी अगर चाइना 1-2 किलोमीटर अंदर आया भी है तो हम खोल दिखाना नहीं चाहते, हम कमिट नहीं करना चाहते कि आप हमारे इलाके में आए हो या हम आपके इलाके में हैं। तो किसी प्लान्ड स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहे हैं वो। हम उनको हमें उन्हें ज्यादा जितने मीडिया हाउस में उतने ही प्रोग्राम चल रहे हैं कि अपने हिसाब से कोई आज बोल रहा है, एक मीडिया हाउस को मैंने देखा वो तो नेवी की लड़ाई करवा रहा था चाइना के साथ, उसका ब्लॉक कर रहा था। तो हम अपनी अटकलें लगा रहे हैं। सरकार कमिटेड है, आर्म फोर्सेस कमिटेड है और वो प्लान के हिसाब से कर रहे हैं। हमें उनका काम करने देना चाहिए। ये जवाब तलबी का टाइम नहीं है, ये सपोर्ट करने का टाइम है गवर्नमेंट को। ठीक है विनोद दत्ता जी, सवाल इस बात को लेकर है, हालांकि ठीक है सरकार अपना काम कर रही है कि करने देना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि विदेश मंत्री का ये बयान आता है कि एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे सैनिकों पर हमला किया गया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो चीनी सेना है वो भारतीय सीमा में घुसी ही नहीं लगता कि इस तरह के मतभेद या फिर यूं कहें कि विरोधाभास ये भारतीय सैनिकों के मनोबल को घटाते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस तरह के जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं और आजकल के जो एनवायरनमेंट में ये एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि पहले का जमाना और था कि हमारे जो कम्युनिकेशन चैनल थे वो इतने एडवांस नहीं थे। बिल्कुल आज आईसीटी का जमाना है और सारी एजेंसियों में ये समन्वय होना चाहिए कि वो एक ही ट्यून को दुनिया तक पहुंचाए। ये बड़ा दुर्भाग्य पूर्ण बात रही है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनमें कोई समन्वय नहीं है। वो अक्सर दो चीजों से प्रभावित रहती हैं, अहम और वहम। एक तो ये रहती है कि साहब मैं बड़ा सुप्रीम हूं या फलानी एजेंसी बड़ी सुप्रीम है, और दूसरा ये रहता है वहम कि भाई ये इंफॉर्मेशन मैं क्यों दूं। अगर सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाएगी तो इस तरह का जो उन्माद है वो नहीं होगा। दूसरी बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, ये इसकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है या इसकी जो ऑपरेशनल प्लानिंग है जी वो बहुत पहले से हो गई थी। चीन को ये मालूम है, अगर आपको याद हो कि जनरल सुंदरजी साहब ने जिनीथांग में ईस्टर्न जब इंडिया में पूरी एक ब्रिगेड वर्क हेलीकॉप्टरों से मूव करा दी थी, जिससे चीन बिल्कुल हिल गया था। अभी जिस तरह की बख्तरबंद गाड़ियां हैं या जिस तरह की आर्मर्ड फॉर्मेशन हमारी डिप्सांग बल्ज है या इसमें जो पेगांगसो एरिया है उसमें है, तो चीन को मालूम है कि किस तरह की प्रिपरेशन भारत की है। और लद्दाख भारत के लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है और हमेशा चीन की यहाँ शिकस्त हुई है। चाहे आप बैटल ऑफ रजांगला देखें या आप ये PP-14 की जो वारदात देखें, हमारे 20 सैनिकों ने उनके 45 सैनिकों को धूल चटा दी थी। तो चीन को मालूम है कि भारत यहाँ कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ा हाई वैल्यू टारगेट है और हमारे लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। लेकिन मैं आपसे सहमत हूं कि सरकार के जो वक्तव्य हैं वो ग्राउंड से वेरीफाई करके तभी जनता तक दिए जाएं, क्योंकि ये एक नेशनल स्पिरिट का सवाल है। और इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि साहब जो मैंने कहा वही सत्य है या कोई दूसरा कह रहा है उसमें कोई सत्यता नहीं है। फौज में एक इंटेलिजेंस टर्म्स होती है कि द रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स एंड द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन should always be tallied and then it should be communicated, because sometimes there are variance in that. तो जैसे ब्रिगेडियर साहब आपने बोला नेशनल स्पिरिट की बात है, मैं तो मानता हूँ नेशनल इमेज की भी बात है। मैं ब्रिगेडियर थापर के पास वापस जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हमको ट्रस्ट करना चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप को, हम करते हैं, बट द इशू इज कि जब हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई आया नहीं, देयर वाज नो इंट्रूजन, उसको चाइना भी ट्रस्ट करता है और चाइना प्लेज इट अप। एंड हम जब बोलते हैं, एक तरफ बोलते हैं कि ट्रांसग्रेशन हुआ है, इंट्रूजन हुआ है, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई ट्रांसग्रेशन हुआ नहीं, तो व्हाट डू वी टेल द वर्ल्ड कि हुआ है कि नहीं हुआ? चाइना बोलता हम तो शरीफ लोग हैं, हमने कुछ किया नहीं। उनके प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं। इस मामले में भी मुझे लगता है कि
लीडर ने कुछ ऐसा बोल दिया जो मिस इंटरप्रेट हो गया है। कई बार हम कुछ इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट में मैं सीनियर पोजीशन में रहा हूँ, मुझे मालूम है कई बार कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक तक नहीं जाने देना चाहते बिकॉज उससे पब्लिक में बुरा असर पड़ता है, तो हम सिलेक्टिव रिलीज करते हैं। उसमें कहीं पर कुछ चूक हुई है, इस बार मैं भी मानता हूं, मैं इसलिए उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। चूक हुई है जिसको कि चाइना ने भी उसका फायदा उठाया, कुछ लोगों ने भी फायदा उठाया, लेकिन वो शायद फेस सेविंग जेस्चर के हिसाब से इशू को ठीक से बताया नहीं, लेकिन बाद में उसको क्लैरिफाई किया गया कि हम इस सेक्टर की बात कर रहे थे और इस सेक्टर में आज की डेट में कोई नहीं है। तो आई वुड लाइक टू गो विद द गवर्नमेंट से कि ऐसे मामलों में फॉग ऑफ वॉर, थोड़ा फॉग ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है, थोड़ा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी है, थोड़ा परसेप्शन मैनेजमेंट भी है, तो मिक्स में कभी कभी भूल चूक हो जाती है। चलिए, भूल हो जाती है, लेकिन जाहिर तौर पे क्योंकि ये जो मामला है वो न सिर्फ भारत के साथ जुड़ा हुआ है बल्कि भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ जुड़ा हुआ है, तो जाहिर तौर पे अगर इस पर कोई भी स्टेटमेंट आता है किसी भी राजनीतिक पार्टी का तो वो सोच समझ के। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं चीन की चालाकी की। चीन किस तरह से चालाकी पे चालाकी किए जा रहा है। एक तरफ चीन भारत से बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ LAC पर सैनिक भी बढ़ा रहा है, लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि भारत ने भी अपनी सैन्य शक्ति को और ज्यादा बढ़ा दिया है। खबर इस बात की भी निकल के सामने आई है कि तकरीबन 240 किलोमीटर दूरी पर और 240 किलोमीटर दूर स्थित सीमा रेखा का दौरा भी फाइटर जेट ने भारत की तरफ से किया है। और ऐसे में ये भी खबर है कि अब भारत की तरफ से भी सैन्य शक्ति बढ़ा दी गई है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। सवाल इस बात का है विनोद दत्ता जी, क्या इससे पहले आपने कभी लेह में ऐसी सैन्य शक्ति देखी है क्या जो इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए, जो लेह में जो ट्रुप डेंसिटी है वो कारगिल के बाद की बड़ी है, क्योंकि कारगिल रिव्यू कमेटी में ये बताया गया था कि हमें एक ऐसी फॉर्मेशन रखनी चाहिए जो खास चाइना की तरफ देखे, बिकॉज जो चाइना पाकिस्तान कोल्यूशन था उसको ओवररूल नहीं किया जा सकता। और इसी के संदर्भ में 2011 में माउंटेन स्ट्राइक कोर का गठन हुआ जो ईस्ट की तरफ ऑपरेशंस देखेगी, क्योंकि ये देखा गया था कि ईस्टर्न इंडियन बॉर्डर पे चाइना के साथ डिफेंसेस में काफी गैप्स थे और उसके लिए करीब 2 डिविजन्स की जरूरत थी जिससे उनको प्लग किया जा सके। क्योंकि भारत का अच्छा तजुर्बा है माउंटेन वॉरफेयर में और ये 2 माउंटेन जो कोर जैसे 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर और जो 14 कोर का जो गठन हुआ है उससे चीन पे भी काफी असर पड़ा है। हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं और जो हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं वो उनमें काफी इजाफा हुआ है। तो जो हमारी मारक शक्ति है वो बड़ी है और इस तरह का जमावड़ा पहले आप बिल्कुल सही कह रही हैं नहीं देखा गया था, क्योंकि बाकी भी जो फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है, बाकी जो लेस थ्रेटेंड एरिया हैं जहां इस तरह के ऑपरेशंस की उम्मीद कम की जा रही है, वहां से भी जो ट्रुप्स को डिप्लॉय किया गया है। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है ये काफी प्रैक्टिकल है और चीन इससे काफी घबराया हुआ है। चीन घबराया हुआ है, बिल्कुल आपने सही बात कही है। ओझा साहब, सवाल इस बात को लेकर भी है कि चीन की अगर हम बात करें तो जब जब विश्वास किया गया तब तब झूरा घोंपा है चीन ने भारत की पीठ पर। और ऐसे में ये भी देखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ चीन चालाकी से मौके की तलाश करता है। 1999 की अगर हम बात करें, भारत करगिल युद्ध की तरफ उसका पूरा ध्यान केंद्रित था और किस तरह से घुसपैठ, जिस तरह से भारत इस बात पर केंद्रित था कि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की घुसपैठ ना हो, लेकिन चीन ने किस तरह से बेस से फिंगार 4 तक किस तरह से कच्ची सड़क बना ली थी ये भी सभी के सामने था। तो ऐसे में चीन सिर्फ और सिर्फ मौके की तलाश करता है, इस बात को कहा जा सकता है ओझा साहब? ये चीन के कल्चर में हमेशा से रहा है। जो भी उनकी सरकार रही है वो बहुत सीक्रेटिव रही है और जैसे पहले मैंने कहा कि डिफेंस को लेके या टेरिटोरियल एक्सपेंशन को लेके जो भी उनके लोग हैं नीचे के लेवल पे भी
सब में बड़ी क्लैरिटी है कि दे हैव टू एक्सपैंड। तो एक्सपैंड करने के बाद जो दूसरा है सीक्रेसी। सीक्रेसी का ये आलम रहा है कि आपको किसी इंटरनेशनल रूल नॉर्म वगैरह किसी को कभी नहीं मानते, तो इस वजह से देखिए उन पे तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। जी जी, मुझे नेहा जी जाना होगा, आई विल टेक योर लीव। ठीक है, कुछ और सवाल हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ओझा साहब हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। अब मैं ब्रिगेडियर थापर साहब से पूछूंगा कि बहुत सालों से हमारी स्ट्रेटेजिक जो कैलकुलेशंस है और बातें भी हुई है कि वी शुड प्रिपेयर फॉर 2 फ्रंट वॉर, तो अभी क्या लगता है कि 2 फ्रंट वॉर इज लुक्स आई मीन अ पॉसिबिलिटी, एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर एक्चुअली ऑन द ग्राउंड? देखिए, 2 फ्रंट वॉर पॉसिबिलिटी तो है, जैसे कि आपने अभी खुद बताया कि 99 में जब विजय हुआ था तो चाइना ने यहाँ सड़क बना ली थी, तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया। इसी तरह अगर चाइना के साथ कुछ अभी होगा तो मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ कोशिश करेगा JNK में, बेशक और नहीं तो टेररिज्म को बढ़ावा देगा। तो पाकिस्तान और चाइना के साथ आने के चांसेस कम है, लेकिन रूल आउट नहीं किए जा सकते। तो 2 फ्रंट वॉर लिमिटेड तरीके से हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ लड़े और चाइना एक सेक्टर में खोल दे, या चाइना के साथ ईस्टर्न सेक्टर में और पाकिस्तान। ये तो थ्रेट परसेप्शन है। तैयारी के मामले में हम काफी लेवल तक तैयार हैं। ये जो माउंटेन स्ट्राइक फोर्स की साहब बात कर रहे थे, ये इसका एक हिस्सा था, एक अंग था। अनफॉर्चुनेटली कुछ फाइनेंशियल वजह से इसका जो एक्सपेंशन और रेजिंग थोड़ा रुक गया है थोड़े समय के लिए। मुझे उम्मीद है इस इशू के बाद चाइना के साथ इस इशू के बाद सरकार वो फंडिंग को रिलीज करेगी और जल्दी से जल्दी हम उसको रेज करेंगे। और मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर 2 फ्रंट वॉर होगा तो हिंदुस्तान सशक्त है उसको टैकल करने में। ये माउंटेन स्ट्राइक कोर का तो मेरे ख्याल से 8-10 साल पहले इट शुड हैव कम इनटू बीइंग, इजंट इट? Yes, unfortunately the funding it requires about 5,000 करोड़ चाहिए थे, तो वो पीछे थोड़ा सा स्क्वीज हो गया था। तो मुझे होप है कि अब बढ़ जाएगा। मैं इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, आपने फिंगर 4 की बात बताई जी। 1999 में मेरी यूनिट वहां थी, हम पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो हमारे एक यंग ऑफिसर ने पेट्रोलिंग में फिंगर 3 या 4 के पास चाइनीज पेट्रोल सामने से आ गई, तो इसने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा के एक LNG और एक JCO को एक फिंगर में बिठा दिया ऊपर। चाइना ने देखा नहीं, तो आते ही लड़ाई शुरू हो गई। बातचीत में यंगस्टर था चाइनीज, वो धक्का-मुक्की करने लगा। तब ये प्रोटोकॉल था कि बोलना दिस इज माय लैंड, दिस इज माय लैंड। मुझे अभी भी याद है वो चाइनीज लेफ्टिनेंट ने बोला था सून एंटायर इंडिया विल बी माय लैंड। तो ये उनकी श्रेष्ठ विचार था उस जमाने में। तो चाइना का ये हमेशा उनके दिमाग में रहा है कि ये हमने हिंदुस्तान को एक सबक सिखाना है। तो चाइना हमारा एनिमी नंबर 1 है, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। और अगर माउंटेन स्ट्राइक फोर्स चाहिए तो उसके लिए फंडिंग हमें ढूंढनी पड़ेगी। ब्रिगेडियर दत्ता साहब कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, 2 फ्रंट वॉर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि भारत में ये देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस साहब पहले ऐसे रक्षा मंत्री थे जिन्होंने ये चाइना इज द नंबर कि हमें वी शुड हैव ए लुक ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि हमें चाइना से ज्यादा डरना चाहिए। परस्पर से हमारे जो वेस्टर्न बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी तब, आई रिमेम्बर। जी, बहुत बड़ी उस पर विवाद हुआ था। तो भारत में 2007 से लेके 18 तक इस पे काफी स्टडीज हुई हैं भारतीय सेना में कैपेबिलिटी बिल्डिंग के ऊपर कि भाई कैन वी टेक ऑन 2 फ्रंट वॉर। और देखिए 2 फ्रंट वॉर में क्या होता है कि आपकी देखिए जो माउंटेन्स में जो ट्रुप्स ऑपरेट करते हैं उनके लिए कई चीजों का चेंज ओवर करना पड़ता है। पहला एक्लिमेटाइजेशन, आप प्लेन्स में से ट्रुप्स को एकदम डिप्लॉय नहीं कर सकते माउंटेन एरियाज में। आपके जो हथियार हैं या जो वेपन्स हैं
उनको रिकैलिब्रेट करना पड़ता है, बिकॉज जो हथियार या जो गोला प्लेन में अगर 10 किलोमीटर जा रहा है या उसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ और है, तो माउंटेन्स में उसकी अलग होगी। उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है माउंटेन्स में, आपको जैसे आपने देखा कि बोफोर्स हैं, इस तरह का जो हाविट्जर है या इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल होता है, तो इक्विपमेंट प्रोफाइल चेंज होता है। But I guess, Brigadier Saab, I think India is more capable of fighting in the mountains because we have proved it already in Kargil. Yeah, China has not done it. China doesn't have that. At least proven, at least. Exactly. So we have the capability. And for the first time, we use Bofors there, 155 mm guns. I mean, in mountains, and we carried carried those weapons all the way to up the mountains. They were so successful. I was part of this Kargil operation. They were the most successful weapons because I covered that. I know that. Yeah. Yeah. मैं भी वहीं पढ़ा हूँ, अमर सिंह कॉलेज में पढ़ा हूँ मैं। तो क्योंकि मैंने स्कूलिंग भी वहीं से की है और कॉलेज भी, तो मेरी नहीं, मैंने करगिल वॉर कवर किया था। I saw Bofors in action. जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कैपेबिलिटी इंडिया की अभी है, या जो जो ट्रुप्स रिफॉर्मेटिंग की गई है, उसमें काफी सुधार हुआ है। और ये माउंटेन स्ट्राइक कोर का ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे देश की कि हम वी आर सीक्वेंशियल एंड नॉट कॉन्सिक्वेंशियल। वी आर नॉट सीक्वेंशियल, क्योंकि हम लोग जब कोई वारदात हो जाती है तब रिएक्ट करते हैं। और आप जिस तरह नहीं कर सकते कि आप कल को किसी पहलवान को कहें कि साहब ये 5 लीटर दूध है, ये 2 लीटर घी है और ये 50 अंडे हैं, और अगले इतवार को आपको लड़ाई लड़नी है, तो उसको जुलाब लग जाएंगे, लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। तो इसके लिए हमें पूरा एक सोची समझी, हमें एक इक्विपमेंट प्रोफाइल या इस तरह की एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आप कहना चाहते हैं कि हमने जो ये 2 फ्रंट वॉर की बातें की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में था, बट वी डिडंट प्रिपेयर एक्चुअली फॉर इट। No, we did prepare. हमने प्रिपेयर किया। जब माउंटेन स्ट्राइक कोर का मतलब क्या है? इट हैज टू बी देयर, इट शुड हैव बीन इन प्लेस राइट नाउ, मे बी इट कुड हैव बीन यूजफुल। 2011 में इसको रेज किया गया, उसके बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि जिस तरह की जो पॉलिसीज हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते। मैं आपको कारगिल वॉर की बताता हूँ। बोफोर्स का एक एमिनेशन था, आर्मी ने कई बार कहा गया मिनिस्ट्री को कि आप ये एमिनेशन हमें दिलवाइए, वो तो खत्म हो गया। वही एमिनेशन हमने बैंगलोर में पैसे ज्यादा में हमने उसको इम्पोर्ट किया। तो हम लोग वी शुड नॉट बी रिएक्टिव, वी शुड हैव ए फॉरवर्ड प्लानिंग, वी शुड हैव स्ट्रेटेजिक प्लान। चलिए अब हम क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, तो इस पर रिएक्शन जाहिर तौर पे बनता है। एक सवाल यहाँ पर थापर साहब आपसे है, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बॉर्डर पर बनी हुई है, एलएसी पर बनी हुई है, पिछले 45 सालों में हमने इस तरह का संघर्ष नहीं देखा। जो संधि हुई उसके बाद भी भले ही हाथापाई हो गई हो, डोकलाम का मसला हुआ हो, लेकिन संघर्ष और खूनी संघर्ष नहीं देखा गया। आखिर सवाल इस बात को लेकर है कि अब जो हालात और जो तनाव की स्थिति थापर साहब बनी हुई है, इसका दोनों देशों के रिश्तों पर अब किस तरह का असर पड़ने वाला है और ये किस तरह से भारत और चीन को इफेक्ट करेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि जो 15-16 जून रात को हुआ है, जितने भी आपके मेमोरेंडम साइन हुए, एग्रीमेंट साइन हुए 93, 96, 2013, 15, किसी एक तरह से हमने उनको झंझोड़ दिया है। उस पर विश्वास अब उसको री इन्वेंट करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक सेट पैटर्न बनाया था कि हम फायर नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, हम बैनर ड्रिल होगी हमारी, हम शांतिपूर्वक बात करेंगे, इस ऐसे माहौल में ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। और पहली बार आपने जब हुए तो आपने एक महाभारत में ले गए उसको, जो हथियार आपने इस्तेमाल किए ओल्ड जनरेशन में। तो ये एक बड़ा झटका लगा है उस प्रोसेस को, और उस प्रोसेस को दोबारा वापस लाने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, और आगे भी बातचीत और बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये आगे से कभी ना हो। ठीक है, बट हाउ कैन यू ट्रस्ट देम? यू कांट ट्रस्ट देम।
हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। चीनी को तो बिल्कुल नहीं ट्रस्ट कर सकते, चीनी और पाकिस्तान को। लेकिन जब दो देश बात करते हैं आपस में, सॉवरेन देश, इतने बड़े देश बात करते हैं और एक साइन करते हैं एग्रीमेंट, तो उम्मीद की जाती है कि वो उस पर अमल करेंगे। लेकिन अगर वो अमल नहीं तो फिर आगे से आपको एग्रीमेंट साइन करने से कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने जैसे पाकिस्तान के साथ है जी, पाकिस्तान को विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन चीन जैसे बड़े मुल्क के ऊपर किया जाना चाहिए था, लेकिन वो भी अब ठंडे बस्ते में जैसे बोला के चला गया है वो सब कुछ। ठीक है, एक सवाल, एक आखिरी सवाल मेरा दत्ता जी आपसे है, क्योंकि जो हालात और जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, चीन से बिगड़ते हालातों पर अब भारत किस तरह से उसका मुकाबला करेगा? क्योंकि जाहिर तौर पे चीन भी एक बड़ा बाजार भारत में देखता है, और ऐसे में अगर आर्थिक तौर पे हम चीन को कमजोर करते हैं तो ये बहुत बड़ा झटका होगा चीन के लिए। लेकिन जाहिर तौर पे कुछ दिक्कतें यहाँ पर भी आएगी, यानी कि भारत को भी आएगी, तो वो उन दिक्कतों का मुकाबला आखिर किस तरह से किया जाएगा? बहुत संक्षिप्त में आंसर कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें धीरे ग्रेजुएटेड और कैलिब्रेटेड वे में जो चाइना का सामान है उसका बहिष्कार करना चाहिए। जो इंडस्ट्रीज वहां से अप्रूव हो रही हैं, हमें ये चाहिए कि हम उनको इनवाइट करें, हम उनको अट्रैक्ट करें जी, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करें जी, उनके लिए स्किल लेबर प्रदान करें और उनको एक अच्छा माहौल प्रदान करें जी, क्योंकि ये तीनों ही चीजें एज ऑफ डेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है। तो आपको अगर कोई इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना है तो हमें अपनी नजर और नजरिया दोनों बदलने पड़ेंगे, और तभी हम उसको कुछ सबक सिखा पाएंगे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। और देखिए, जो जिस तरह का जो चीज प्रोडक्शन वहाँ होता है और वो यहाँ डंप कर दिया जाता है, भारतीय जनता को ये समझना चाहिए कि हमें चाहे 2 पैसे ज्यादा खर्च करने पड़े, लेकिन हम स्वदेशी सामान को तरजीह देंगे और चीनी सामान नहीं खरीदेंगे, तो उसकी कमर अपने आप टूट जाती है। क्योंकि देखिए, हर एक आदमी के अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि फौज, मिलिट्री, डिप्लोमेसी या अदरवाइज ये सब चीज पैसे के ऊपर चलती है, क्योंकि पैसा नहीं है पास। बिल्कुल, इसमें जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रखती है, और ऐसे में जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि जो फिलहाल स्थितियां बनी हुई है, ऐसे में अगर भारत को चीन को मुंहतोड़ जवाब देना है तो आर्थिक तौर पर कमजोर करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो लोकतंत्र में दरअसल आज हमने बात की भारत और चीन के संबंधों की, क्योंकि भारत हमेशा से की भारत की नीति रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो समस्याओं को सुलझाना चाहता है, लेकिन चीन है कि संघर्ष की नीति पर उतारू है, और ऐसे में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी सीमा पर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा दिया है। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।